हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा ये बुजुर्ग। जीवन कौशल, बाल मनोविनोद, सहयोग, पारिवारिक प्रेम, घर में बड़ों का सम्मान करने की प्रेरणा देना, नैतिक मूल्य, संवेदना, उदारता, आपसी प्रेम, सहयोग की भावना को जागृत करना। अरे चलो भी, सुरेश ने जिद करते हुए कहा। नहीं भाई, अम्मा बहुत डांटेंगी। रशीद ने मुंह बनाया। कह देना थोड़ी देर हो गई। वे इन चकमों में आने वाली नहीं है, यानी वो इन बातों में आने वाली नहीं है। पता चल गया कि झूठ बोला गया है तो चमड़ी उधेड़ देंगी। इतना गुस्सा हो जाएंगी कि वो मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगी। धत तेरी की, इतने बड़े हो गए हो और अब तक अम्मा मारती है। सुरेश ने कहा लगाया। मारती तो नहीं, मगर मारने से बदतर हालत कर देती हैं, रोने लगती हैं, फिर अब्बा लेक्चर झाड़ने लगते हैं। रशीद ने ठंडी सांस भरी। यह सुनकर सुरेश का भी दिल बुझ गया। ये अल्लाह ने जान को माँ बाप क्यों लगा दिए हैं। हर वक्त इधर से उधर हाँकते हैं। नहाए क्यों नहीं। जूते मोजे संभाल के रखो। मुन्नी को ना चढ़ाओ। वहीद को चपत ना लगाओ। ऊपर से खदेड़ती रहती है। अम्मा को एक दफ़ा यानी एक टाइम को टाल भी जाए, आपा तो जान को आ जाती हैं। जिंदगी कितने दुखों से जकड़ी हुई है, सांस लेने की इजाजत नहीं। आपा से बढ़कर दादी अम्मा है। न ठीक से दिखाई दे न सुनाई दे, मगर हर बात में टांग अड़ाएंगी। वह तो अम्मा और अब्बा को भी नहीं छोड़ती। खेलोगे तो कहेंगी हर वक्त धमा चौकड़ी। क्या मजाल जो एक हरूफ भी पढ़ जाए, यानी एक चैप्टर भी पढ़ जाए, कोई बुक भी पढ़ जाए, और अगर पढ़ रहे हो तो टोकेंगी, ए बस कर, कब तक पढ़ेगा। आंखें बटन हो जाएंगी। कभी कहेंगी बस हर वक्त गायब। यह नहीं कभी पास आके बैठे, और जो पास बैठे तो ए लड़की क्यों मेरी जान पर सवार है, चल भाग। मगर जब उस रशीद ने घर में कदम रखा तो कुछ अजीब सा लगा। हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। सब चुपचाप थे, कुछ सहमे से बैठे थे। सिर्फ दादी अम्मा बड़बड़ा रही थी। लो भला, यह भी कोई तरीका है। रशीद ने मुन्नी का रिबन खींचा। वह मुर्गी की तरह चिल्लाई कि, मगर न अम्मा ने डांटा ना आप घुर्राई, यानी ना उन्होंने डांटा ना उन्होंने आंखों से कुछ कहा। रशीद उन्हें कनखियों से देखते हुए गुजर गया। फिर चौंक कर आपा की तरफ देखा, जो दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। क्या है, अब्बा बुला रहे हैं। क्यों। रशीद चिढ़ गया। उसकी रिपोर्ट तो काफी अच्छी आई थी। फिर क्या मुसीबत है, रशीद ने तंग आकर कहा। अब्बा आराम कुर्सी पर अध लेटे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। रशीद और मरियम को देखकर त्योरियां चढ़ाकर कोई सख्त बात कहने के बजाय बड़ी नरमी से बोले, आओ आओ। ओ, जैसे वो दोनों कोई माननीय मेहमान हो। फिर मुस्काए, फिर खांसे। बेगम तुम ही बताओ। नहीं आप। थोड़ी देर दोनों तकल्लुफ करते रहे, यानी थोड़ी देर दोनों बातें करते रहे। फिर अब्बा खक्कारे। अम्मा ने मुंह फेर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वह छिपा रही थी। तुम्हारी सालगिरह 7 फरवरी को है ना मरियम, यानी तुम्हारा जन्मदिन 7 फरवरी को है ना। जी। मरियम उछल पड़ी। तुम 13 बरस पूरे करके 14वें साल में कदम रखोगी। जी। मरियम का मुंह फक हो गया। क्या अब्बा उसकी शादी तय कर रहे हैं। रशीद के पेट में चूहे कूदने लगे। और तुम रशीद मियाँ, तुम अक्टूबर में 12 साल के होकर अब, अरे नहीं, 11 के होकर अब 12वें में चल रहे हो। अब्बा हंसे। जी। रशीद की हथलियां पसीज गई। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, सन्नाटा छाया रहा। वैसे तो तुम्हारी अम्मा का और खुद हमारा भी ख्याल है कि अभी तुम दोनों बच्चे हो, मगर हमारा यह ख्याल गलत है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि तुम्हारी राय लेने में कोई हर्ज नहीं। फिर भयानक खामोशी मंडराने लगी। सब चुपचाप थे। अब्बा ने अम्मा की तरफ करुणा भरी निगाहों से देखा। डॉक्टरों का कहना है कि, अम्मा की आवाज़ भर्रा गई, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे हम मरने जा रहे हैं। अब्बा हंसे। खुदा न करे। अम्मा फूट पड़ी। बेटे हमें पहाड़ पर जाना पड़ेगा। पहाड़ पर। मरियम ने कांप कर कहा। हाँ, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं। दाएं फिड़े पर छोटा सा पैच है, समझी। मरियम ने मुंडी हिला दी, सर हिला दिया। हमारे साथ तुम्हारी अम्मा को भी जाना होगा। वैसे तो हमने तो इससे कहा भी कि इसके जाने की ज़रूरत नहीं, मगर मैं ज़रूर जाऊंगी। अम्मा बोली। यहाँ बच्चों की देखभाल। क्यों भाई, तुम लोगों की क्या राय है। बेकार है ना इसका जाना।
मरियम ने रशीद की तरफ देखा। रशीद को गुस्सा आने लगा। आज तक उसके सामने अपने मामले में भी कभी किसी ने ज़रा राय नहीं ली, हमेशा हुक्म ही दिए हैं, और आज उससे ऐसे राय तलब की जा रही है जैसे वह कोई बुजुर्ग हो। तुम्हारी फूफी जान को लिखा, मगर वे आप क्यों जा रहे हैं? रशीद ने बच्चों की तरफ मचल कर कहा। हम समझते हैं, काश हमें ना जाना पड़ता, अब्बा ने नरमी से कहा। जी, रशीद के गले में आंसू चुभने लगे। सवाल मुन्नी और हामिद का है, वे बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं समझते। अब तुम्हारे सिवा और कौन उनकी देखभाल कर सकता है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें अब्बा जान, मरियम ने बड़े विश्वास से कहा। रशीद, जी, तुम और मरियम बात बात पर लड़ते हो। ये आपा, हाँ, आपा बहुत खोटी है। सब आपाएं, सब बड़ी बहनें बुरी होती हैं। हम भी अपनी आपा से बहुत लड़ा करते थे, मगर हमें तुम पर भरोसा है। ओहो, यह मरियम तो बड़ी भावुक लड़की है। मरियम को रोते देखकर अब्बा मुस्कुराए, फिर रशीद से बोले, बेटे तुम काफ़ी मजबूत दिल वाले हो। रुपया पैसा तुम चाहो अपने हाथ में रखो, चाहे रुपया आपा ही रखेंगी। रशीद को बड़ी घबराहट होने लगी। एक बात और है, दौलत खां तो रहेंगे, बाकी बावर्ची, बेरा और आया, इनमें से अम्मा के लिए आया का होना ज़रूरी है। बावर्ची के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अम्मा होती तो और बात थी, मगर बेरा, हाँ, बेरा की ज़रूरत नहीं, मरियम ने राय दी। खाना भी मैं पका लूँगी, बावर्ची भी बेकार है। तुम स्कूल जाओगी या खाना पकाओगी? रहमत बुआ खाना पका लेंगी, मैं भी मदद करूँगी, मरियम ने कहा। यही हमने भी सोचा था। हमारे पास बैंक में बहुत कम रुपए हैं, 3 महीने की पूरी तनख्वाह, फिर आधी तनख्वाह मिलेगी, इसमें कैसे गुजारा होगा? यह फिक्र हमें खाए जा रही है। सोचते हैं ना जाए। नहीं, आपका जाना ज़रूरी है, आप हमारी बिल्कुल फिक्र ना करें। मुन्नी और हमीद। अम्मा सहमी हुई बोली, उन्हें भी समझाना होगा। अम्मा चलने से पहले कैसी बौखलाई हुई थी। मुन्नी और हमीद पहले तो खूब मचलने लगे, मगर जब अब्बा ने समझाया तो उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। अब्बा ने कहा, बच्चों, तुम्हें यह बच्चापन भूलना पड़ेगा। तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ बच्चों के रखने की इजाज़त नहीं है। दूसरे, यह छूत की बीमारी है। तुम लोगों के फेफड़े बहुत नाजुक हैं, और अगर हम ना गए तो मर जाएंगे। अब्बा के जाने से पहले मरियम और रशीद ने दोनों बच्चों को बुलाकर कमरा बंद करके एक मीटिंग की। देखो जी, अगर अब्बा के चलते वक्त लोग रोए पीटे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। खाल उधेड़ दूंगा, मतलब इतना मारूंगा। रशीद गुर्राया। दोनों बिसुरने लगे। हाय रशो, अम्मा के लफ्ज़ भूल गए। उनके जाने के बाद हम और तुम ही इनके माँ बाप हैं। मरियम ने दोनों को अपने पास खींच लिया। मुन्नी, हमीद, अम्मा और अम्मा जा रहे हैं। हम सब दुआ करेंगे कि वे जल्दी से अच्छे होकर आ जाएं। तुम रोए तो उन्हें दुख होगा, फिर उनकी बीमारी और बढ़ेगी। हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, हमीद ने रोकर कहा। मैं भी नहीं, मुन्नी फूट पड़ी। स्टेशन पर चारों बच्चों ने अब्बा और अम्मा को हंसकर विदा किया, मगर जब गाड़ी दूर चली गई तो चारों सिसकियां भरते घर वापस आए। मुन्नी और हमीद तो ऐसे सहम गए जैसे अनाथ हो गए हों। रशीद अब्बा की कुर्सी पर बैठकर एकदम अब्बा की तरह गंभीर और समझदार हो गया। जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ने की बजाय वह हमीद और मुन्नी की ज़्यादा खातिर करने लगा। छोटे भाई बहन को सुलाकर रशीद और मरियम बड़े बूढ़ों की तरह हिसाब किताब करने लगे। सुबह जब मरियम दोनों बच्चों को तैयार करने गई तो उसने देखा कि रशीद मुन्नी के बालों में बड़ी मेहनत से रिबन बांध रहा है और हमीद खुद अपने बालों में कंघी कर रहा है। नाश्ते पर दोनों ने कहे बगैर नैपकिन लगाए और सलीके से खाने लगे। बावर्ची और बेरे के जाने से पहले तो तकलीफ हुई, फिर मरियम और रशीद ने सिर जोड़कर हिसाब लगाया। काम का बंटवारा होगा। मुन्नी और हमीद कपड़े और किताबें नहीं फैलाएंगे, अपने कपड़े सलीके से रखेंगे, यानी ठीक से रखेंगे, उन्हें संभाल के रखेंगे। पढ़ाई में ज़रा भी कमी ना आए। रिपोर्ट खराब हुई तो अब्बा को तकलीफ होगी और वे जल्दी अच्छे ना हो पाएंगे। दादी अम्मा सबसे छोटा बच्चा थी, उन्हें बीमारी के बारे में नहीं बताया था, वरना रो रो कर मर जाती। कह दिया था कि इम्तिहानों के सिलसिले में नागपुर पर है। हे बच्चों को छोड़ के मियाँ बीवी क्या मज़े से चले गए और आने का नाम नहीं लेते। वे हर वक्त बड़बड़ाती। उन्हें तो ये पता ही नहीं था। आखिर के 2 महीने बड़े कठिन गुजरे। एक एक पैसा संभाल कर खर्च करना पड़ा।
दौलत खां सठियाए हुए थे। मरियम और रशीद साइकिलों पर सामान लाद कर लाते और सफाई से डिब्बों में भरते। शनिवार की शाम को सब बैठकर खत लिखते। खाने की मेज रशीद लगाता, मरियम पकाने में आया का हाथ बटाती, हामिद और मुन्नी ड्राइंग रूम साफ करते। दादी को फुसलाने के लिए उनसे पुरानी कहानियां बैठकर सुनते। वही एक बादशाह था। दुनिया के बादशाह खत्म हो रहे हैं, दादी अम्मा का बादशाह नहीं मरता, रशीद चिढ़कर कहता। मगर दादी अम्मा का दिल ना छोटा हो, इसलिए वो जो सुनाती सब्र से सुन लेता। अम्मा अब्बा वापस आ रहे थे। मारे खुशी के चारों को नींद नहीं आई। बार बार घड़ी देखते रहे। सुबह ही सुबह ढेर से हार और फूल लेकर स्टेशन पहुंचे। अब्बा को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। लाल चेहरा, चमकती हुई आंखें, क्या लंबे लंबे डग भरते हुए दौड़े और चारों को बाजुओं में समेट लिया, गले लगा लिया। अब्बा अम्मा को देखकर जैसे मानो बोझ रशीद के सिर से उतर गया। उसने वही मुन्नी की चोटियां खींची और हमीद की नाक मरोड़ी। मरियम उसका खोया हुआ बचपन वापस आते देखकर मुस्कुरा उठी। कभी कभी तो वह रशीद को इतना गंभीर देखकर डर जाती थी। अम्मा की भी सेहत बन गई थी। दोनों के आते ही उधमबाजी शुरू हो गई। बच्चे जिद करने लगे, बहन भाई लड़ने झगड़ने लगे। अम्मा उन्हें डांटने फटकारने लगी। उसी दिन शाम को सुरेश ने कहा, चलो भाई, बड़ी जोरदार पिक्चर लगी है। नहीं भाई, कल टेस्ट है, अम्मा डांटेंगी, रशीद ने रोनी सूरत बनाकर कहा और सोचा, या खुदा, तूने ये बुजुर्ग पैदा ही क्यों किए। और इसे लिखा है हिम्मत चुगताई ने। तो बच्चों, देखा आपने कि हमसे बड़े, चाहे वो हमारे माता पिता हो या हमारे भाई बहन हो, सभी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें भी उनसे बहुत प्यार करना चाहिए और उनकी हर बात को मानना चाहिए। अब आते हैं जीवन परिचय पर। उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म बुदायूं उत्तर प्रदेश में 21 अगस्त 1915 को हुआ था। वह एक सशक्त नारीवादी लेखिका थी जो हमेशा समाज की परंपराओं के खिलाफ लिखती थी। वह 1942 में छपी अपनी लघु कहानी लिहाफ से काफ़ी कुख्यात हो गई थी, काफ़ी फेमस हो गई थी, जो कि समलैंगिकता पर आधारित था। इस्मत चुगताई का निधन 24 अक्टूबर 1991 को हुआ था, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं आज भी उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।